हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सचिन डोई और आज इस लेक्चर में अपन क्रिस्टल क्लासेस के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि क्रिस्टल क्लासेस कितने टाइप की होती है, उनमें एज लेंथ में क्या रिलेशन होता है, उनमें इंटरफेशियल एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन होता है और एक किसी क्रिस्टल क्लास के अंदर कितनी यूनिट सेल्स पाई जाती है। इस तरह की बात अपन इस लेक्चर में करेंगे। तो देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल क्लास। Classification of crystal glass। ओके, सबसे पहले अपन देखते हैं क्रिस्टल ग्लास। ओके, दूसरे कॉलम में लेते हैं अपन एज लेंथ। इसको अपन ए, बी और सी से डिनोट करेंगे। तीसरे कॉलम में लेते हैं अपन इंटरफेशियल एंगल। इसको अपन अल्फा, बीटा और गामा से डिनोट करेंगे। क्लियर। और फोर्थ कॉलम में लेते हैं अपन यूनिट सेल्स। क्लियर। तो देखिए, दे आर 7 क्रिस्टल क्लासेस। अब याद रखने के लिए आप एक ऑर्डर याद रखिए, C, T, O, R, H, M एंड T। क्लियर। देखिएगा ध्यान से। देखिए, Q मतलब क्यूबिक, ओके। T मतलब टेट्रागोनल, क्लियर। O मतलब ऑर्थो रोम्बिक, ओके। R मतलब रोम्बो हेड्रल, ओके। H मतलब हेक्सागोनल, क्लियर। M मतलब मोनोक्लिनिक। T मतलब ट्राइक्लिनिक। क्लियर। अब देखिए, एज लेंथ में क्या रिलेशन है वो आप देखिए। इसका भी एक याद करने का तरीका है। सबसे पहले आप A इजल टू बी इजल टू सी लिख लीजिए सभी में। A इजल टू बी इजल टू सी, A इजल टू बी इजल टू सी, ओके। A इजल टू बी इजल टू सी, ओके। अब फर्स्ट को छोड़ दीजिए, यहाँ आप क्रॉस लगाइए, फिर 2, फिर छोड़ दीजिए, फिर क्रॉस और इसमें दोनों तरफ। क्लियर। ऐसे ही इंटरफेशियल एंगल्स के रिलेशन को देखिए। अल्फा इजल टू बीटा इजल टू गामा इजल टू 90 डिग्री। अल्फा इजल टू बीटा इजल टू गामा इजल टू 90 डिग्री। अल्फा इजल टू बीटा इजल टू गामा इजल टू 90 डिग्री। क्लियर। अब देखिए, अल्फा इजल टू बीटा इजल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। अल्फा इजल टू बीटा इजल टू 90 डिग्री एंड गामा इजल टू 120 डिग्री। क्लियर। अल्फा इजल टू गामा इजल टू 90 डिग्री एंड बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर। और ट्राइक्लिंग के लिए देख लिए, अल्फा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर। ये रिलेशन आपको याद रहना चाहिए। यूनिट सेल्स की बात करें कि क्यूबिक में कौन कौन सी यूनिट सेल्स होगी। देखिए, सिंपल क्यूबिक सभी के अंदर होगी, उसको प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोलते हैं। तो सभी में लिख लीजिए P,
पी। क्लियर? इसके अलावा इसके अंदर होगी बी सी सी, ओके एंड ओके, इसमें होगी बी सी सी एंड एफ सी सी। क्लियर? और ऑर्थोरोम्बिक के अंदर सभी यूनिट सेल्स होगी बी सी सी, एफ सी सी एंड ई सी सी एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, और एक और याद रखिए, मोनोक्लिक में होगी प्रिमिटिव के अलावा ई सी सी एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्लियर? तो अब आप देखिए, पॉइंट देखिए, देयर आर 14 ब्रेविस लैटिसेस। इनको काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इनको कहेंगे अपन ब्रेविस लैटिसेस। देयर आर 14 ब्रेविस लैटिसेस फॉर 7 क्रिस्टल क्लासेस। ओके, क्यूबिक क्रिस्टल क्लास को देखें अपन तो मोस्ट सिमेट्रिक है, A इजल टू बी इजल टू सी है, मीन्स क्यूबिक क्रिस्टल क्लास इज मोस्ट सिमेट्रिक। इधर देखिए, ट्राइक्लिनिक, कोई भी एज लेंथ बराबर नहीं है। ओके, मीन्स इट इज मोस्ट एसिमेट्रिक क्रिस्टल क्लास। एज लेंथ के अलावा आप इंटरफेशियल एंगल्स भी देख सकते हैं, कोई बराबर नहीं है, मीन्स ट्राइक्लिनिक इज मोस्ट एसिमेट्रिक क्रिस्टल क्लास। ऑर्थोरोम्बिक को देखिए, ऑल यूनिट सेल्स दैट इज प्राइमेटिव, body centered cubic, face centered cubic and end centered cubic unit cells are present in orthorhombic crystal class. Okay, तो आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं, तो लिख लीजिए। पॉइंट्स लिख लीजिए। क्यूबिक इज मोस्ट सिमेट्रिक क्रिस्टल क्लास। ओके, सेकंड, ट्राइक्लिनिक इज मोस्ट एसिमेट्रिक क्रिस्टल क्लास। क्लियर? थर्ड लिख लीजिए, ऑर्थोरोम्बिक, इन ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल क्लास ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल क्लास all unit cells are present. Clear? ओके, एक पॉइंट और लिख लीजिए। फोर्थ, देयर आर 14 ब्रेविस लैटिसेस for 7 क्रिस्टल क्लास। क्लियर? ओके, अब देखिएगा आप, अब अपन क्यूबिक क्रिस्टल क्लास को लेते हैं और उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है अपन वो देखेंगे। ध्यान से समझिएगा, बहुत कॉन्सेप्चुअल है। देखिए, क्यूबिक, ओके, याद रखिएगा, देयर आर 23 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। कौन कौन से हैं देखिए। सेंटर ऑफ सिमेट्री, इट इज 1। किसी भी ऑब्जेक्ट में सेंटर ऑफ सिमेट्री 1 होता है। ओके, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ओके, ये भी 2 तरह की होगी। इसको अभी अपन डिटेल में समझेंगे। 2 तरह की हो सकती है, डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री
एंड रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्लियर। उसे तीसरी तरह की अपन जो सिमेट्री होती है वो होती है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ओके, इट इज 1। एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी आपकी 9। क्लियर। 9 में से डायगोनल होगी 6, रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी 3, 6 + 3 = 9। ओके, एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी आपकी 13। ओके, ये हो सकती है C2 भी हो सकती है, C3 भी हो सकती है, C4 भी हो सकती है। इसको अपन डिटेल में समझेंगे। तो देखिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है इसको समझिए आप। ये एक क्यूब है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है आपके बिल्कुल सेंटर पर। इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाऊं, अगर सेम एनवायरनमेंट मिलेगा तब अपन इसको कहेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब इस तरफ जाएं और इस कॉर्नर का अपोजिट होगा ये वाला कॉर्नर, इस तरफ जाएं इस कॉर्नर का अपोजिट होगा इस तरह ये वाला कॉर्नर। तो सेम एनवायरनमेंट मिल रहा है, इसलिए इस क्यूब में क्या बोलेंगे अपन, एक सेंटर ऑफ सिमेट्री है। ओके, अब ध्यान से समझिएगा आप, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है। सॉरी, इट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। ओके, देखिए एक क्यूब ड्रॉ करते हैं अपन। क्लियर। देखिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, एक इमेजिनरी प्लेन जो कि किसी ऑब्जेक्ट को दो इक्विवेलेंट पार्ट्स में डिवाइड करे। सपोज ये वाइट बोर्ड है, अगर इसके बीच में मैं प्लेन लगाऊं और ये दो इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करें तो इस प्लेन को अपन कहेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। ओके, देखिए अब प्लेन ऑफ सिमेट्री के अंदर अपन को डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री अपन को फाइंड आउट करने हैं। देखिए, डायगोनल मतलब अलोंग द बॉडी डायगोनल, अपन उसको फाइंड आउट करेंगे। इस प्लेन को आप कंसीडर करिए। देखिएगा, देखिए ध्यान से, इस क्यूब का ये वाले कॉर्नर्स और ये वाले कॉर्नर्स के बीच में अपन एक प्लेन लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, और क्योंकि ये अलोंग द डायगोनल है इसलिए अपन इसको बोलेंगे डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब आप ये बताइए मुझे, एक क्यूब में कितने एजेस होती हैं? 12। ओके, और एक डायगोनल प्लेन कितनी एजेस को कवर कर रहा है? 2। एक तो ये वाली एज और एक ये वाली एज। ठीक है, इसका मतलब अगर 12 एजेस हैं और हमें पता है कि एक डायगोनल प्लेन 2 एजेस को कवर कर रहा है, इसका मतलब डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी? 6। इट इज 6। ओके, नेक्स्ट ये वाला इस तरह का प्लेन भी हो सकता है। इस तरह से अपन सभी 6 प्लेन्स को इमेजिन कर सकते हैं। क्लियर? अब देखिए रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। अगेन अपन इस क्यूब को कंसीडर करते हैं, ध्यान से समझिएगा। क्लियर? वो था अलोंग द डायगोनल। अगर मैं इस क्यूब के बिल्कुल बीचों बीच एक प्लेन लगाता हूं, सपोज ये डस्टर है। ओके,
इस डस्टर को अपन कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि बिल्कुल क्यूब नहीं है। अब इसको देखिए, अगर मैं इस ब्लैक बोर्ड के बिल्कुल बीचों बीच एक प्लेन लगाता हूँ तो दो पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहा है। क्लियर? ऐसे ही इस क्यूब के अगर बीचों बीच मैं एक प्लेन लगाऊं तो इसको दो पार्ट्स में, ऊपर और नीचे, दो इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड कर रहा है। ओके, तो देखिए कितने प्लेन्स हो सकते हैं, आप देखिएगा ध्यान से। दिस वन, ये वर्टिकल प्लेन जो इसको दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। एक प्लेन ये भी हो सकता है कि ऊपर नीचे दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करे। इसको देखिएगा, इस प्लेन को देखिए, यह प्लेन भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। क्लियर? अब एक इस प्लेन को और इमेजिन करिए आप, this plane. Clear? So there is three rectangular plane of symmetry. Clear? अब देखिएगा आप आगे कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है, इसको ध्यान से समझिए आप। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसको डिनोट करते हैं अपन CN से। CN, देखिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक इमेजिनरी, इट इज एन इमेजिनरी एक्सिस, it is an imaginary axis through which we rotate the object and through which we rotate the object by a minimum angle and we get equivalent structure. Okay, equivalent का हिंदी अर्थ होता है वैसा ही, वो ही नहीं। इन दोनों शब्दों में क्या अंतर है मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, सपोज ये डस्टर है। क्लियर? इसके ऊपर ये एक माना एक एक्सिस है। क्लियर? इसको एक मिनिमम एंगल से मैं इसको रोटेट करता हूं कि वैसा ही, इक्विवेलेंट मतलब वैसा स्ट्रक्चर आपको मिले। तो वो एंगल कितना होगा देखिए, अभी मिला नहीं, अब यस, जो पहले स्ट्रक्चर था इनिशियली वैसा स्ट्रक्चर मिल रहा है आपको। ठीक है, लेकिन ये वो ही नहीं है, वैसा है। अगर सपोज मैं इसको इस पॉइंट्स ब्लैक मार्कर से इसको मार्क करता हूँ, ठीक है, अब इसको मैं मिनिमम एंगल से घुमाता हूँ कि वैसा ही अपन को स्ट्रक्चर मिले। तो देखिए 180 डिग्री से घुमाया, वैसा ही मिल रहा, लेकिन वो ही नहीं है जो शुरू में था। अब दोबारा 180 से घुमाता हूँ तो वो ही मिल गया। क्लियर? वो ही और वैसा ही में समझ में आया अंतर। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है? इमेजिनरी एक्सिस जिसके चारों तरफ अपन ऑब्जेक्ट को रोटेट करें और अपन को वैसा इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिले, उसको कहते हैं अपन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इस एक्सिस के चारों तरफ मैं घुमा रहा हूँ मिनिमम 180 से, तो अपन को वैसा ही स्ट्रक्चर मिल रहा है। इसका मतलब ये एक्सिस एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। क्लियर? अब इस n की कहानी जानते हैं। देखिए n की वैल्यू निकलती है 360/θ से। क्लियर? n है नंबर ऑफ ऑर्डर, n इज नंबर ऑफ ऑर्डर। देखिए क्या है, थीटा है मिनिमम एंगल जिससे अपन ऑब्जेक्ट को रोटेट करें और अपन को इक्विवेलेंट दैट इज वैसा ही स्ट्रक्चर मिले। इस डस्टर के केस में देखिए आप, इस डस्टर के केस में थीटा क्या होगा? थीटा है मिनिमम एंगल जिससे अपन ऑब्जेक्ट को रोटेट करें और इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिले, मीन्स यहाँ पे है 180 डिग्री। क्लियर? इसका मतलब थीटा की वैल्यू मैं 180 रखूँगा तो मेरे को आंसर मिलेगा 2। मीन्स n की वैल्यू होगी इस डस्टर के लिए, इस एक्सिस के लिए 2। मीन्स इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री का ऑर्डर क्या होगा? 2। मीन्स इसको अपन बोलेंगे C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्लियर? और इसको डिनोट करेंगे अपन C2 से। क्लियर? ओके। अब सेम टू सेम अपन एक क्यूब
को कंसीडर करते हैं, ठीक है। सपोज इट इज क्यूबॉइड, बट आप इसको कंसीडर करिए कि यह एक क्यूब है, ठीक है। ऊपर से मैं एक इसको रोटेट करता हूं। सपोज ये क्यूब है, तो मिनिमम कितने एंगल से मैं इसको रोटेट करूं कि मुझे इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिले? दैट इज 90 डिग्री। इसका मतलब अपॉन 360 अपॉन 90 करूं मैं, दैट इज इट इज 4, मीन्स इट इज ये वाली एक्सिस ऑफ सिमेट्री इस क्यूब के लिए C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाएगी। क्लियर? C4 क्लियर हुआ? ओके। C2 देखिए आप, अगर सपोज ये एज है, अगर मैं एक एक्सिस को एज टू एज पास करता हूं, इस एज से इस एज में, क्लियर? अब मैं इसको कितने एंगल से घुमाऊं कि मुझे इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिले? देखिएगा ध्यान से, दैट इज 180। क्लियर? इसका मतलब एक क्यूब में C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है। C2 कैसे? क्योंकि यहां पे अपने एज टू एज एक्सिस के लिए n की वैल्यू हो जाएगी, थीटा की वैल्यू होगी अपनी 180, और इसको सॉल्व करते हैं तो आता है 2, मीन्स C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक क्यूब में प्रेजेंट है। C3 की बात करते हैं अपन, तो देखिए अगर मैं कॉर्नर टू कॉर्नर इसको पास करूं, तो आप देखिए अगर इसको मिनिमम 120 डिग्री से अगर इसको रोटेट करूं तो आपको इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिलेगा, मीन्स दैट इज 3, मीन्स एक क्यूब में C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है। अब इसको याद करने का तरीका देखिए। C2 ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करिए, याद करने का तरीका देखिए, ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करिए कि आपको 12 मिल जाए, मीन्स इट इज 6, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, मीन्स किसी क्यूब के अंदर 6 C2 होती है, 4 C3 होती है, 3 C4 होती है। क्लियर? देखिए अब C2 की पोजीशन क्या है, इसको अपन पता करने के लिए इसको डबल करिए, जिससे मल्टीप्लाई किया है इसको डबल करिए, 6 इंटू 12, और आपको पता है 12 क्या होते हैं? एजेस, मीन्स C2 की पोजीशन होगी एज टू एज। क्लियर? 4 को डबल करिए, 8 क्या होते हैं किसी क्यूब के अंदर? क्यूब कॉर्नर्स, मीन्स इसकी डायरेक्शन होगी कॉर्नर टू कॉर्नर। क्लियर? 3 इंटू 2 दैट इज 6 क्या होते हैं? फेसेस, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन होगी फेस टू फेस। ये बात हुई अपनी किसी क्यूब के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री होते हैं। सो थैंक यू।